अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पसे आईना में मैं हूं आपका मेज़बान गुलशन शेख। नाजरीन, आपको तो पता ही है कि इस प्रोग्राम में हम उस इश्यूज़ को लेके आते हैं जो नज़र तो एक आते हैं लेकिन पसे पर्दा कुछ और होते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम में वो एक मरतबा फिर सूबा और वफाक एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। तो इस वक्त हमने स्टूडियो में दावत दी है पारी पिताफी साहब, मिनिस्टर हैं लाइव स्टॉक और फिशरीज के। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू। हाँ सर, मुझे ये बताएं कि गवर्नर और तहरीक इंसाफ अभी इल्ज़ाम लगा रही है आईजी सिंध पर कि वो जानबदार है और वो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, ये सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है। उनको लग रहा है कि भाई आईजी साहब जो है वो जानबदार हैं और मौजूदा सूरत हाल में जो एक्शन पुलिस ने किया है वो कानून के मुताबिक किया है और ये ख़ास तौर पे अली मादिर शेख साहब के हवाले से ही उनको एतराज़ उनका सामने आया है। और अली मादिर शेख साहब उनको कोर्ट ने हुक्म दिया कि आप ये हल्का छोड़ जाएं। वो हल्का छोड़ने के बजाय वहाँ पे हथियारबंद लोग लेके उस हल्के में घुस गए और उन्होंने वहाँ जाके लोगों को ज़दोकोब करना शुरू किया, फायरिंग की वहाँ पे, और वहाँ पे उन्होंने हालात बहुत ख़राब कर दिए। और उस सूरत हाल के को मद्देनज़र रखते हुए फिर पुलिस मजबूर होके पुलिस ने जाके वहाँ पे एक्शन लिया और उनको गिरफ़्तार किया और फिर उन पे FIR भी लॉन्च हुई और वो अभी जेल में है। नहीं तो वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सारा काम जो आईजी सिंध है उसने किया है और वो एक जानबदार होके, क्योंकि वो ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आईजी सिंध जो है जानबदार है, इसी वजह से ही उसके कमरे में सांप छोड़ा गया और वहीं उसको पे जो है लोगों ने तशद्दुद किया है जेल के अंदर। और यानी मुसलसल जो पुलिस है उसके तरफ से ज़्यादतियाँ आ रही हैं। देखें, जो लोग कहते थे कि ये सारा ड्रामा है और ये बीमारी का बहाना बना के कोई बाहर जा रहा है तो कोई हॉस्पिटल में जा रहा है, ये हाँ, पहले ये बहुत ये पहले पीपल्स पार्टी को कहा जाता था। जितनी बातें वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनाते थे, आज वही सूरत हाल उनके साथ गुजर रही है। अब देखें, जब उन्होंने जाके वहाँ पे फायरिंग की, जब आप वहाँ पे जा नहीं सकते, उस हल्के में जा नहीं सकते, इलेक्शन कमीशन के रूल के मुताबिक आप एक तो वो वायलेशन करते हैं, उस हल्के में चले जाते हैं। दूसरा ये कि वहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे जाके आप लोगों को हरासा करते हैं, वहाँ पे फायरिंग करते हैं। और वैसे भी ये मलिक के लैंड ग्रैबर थे और इनको ये जहन में था कि अभी भी मैं जाऊँगा शायद फायरिंग करके किसी प्लाट पे कब्जा कर लूँगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन हो रही थी, लोग बड़े जज्बाती थे और PTI ने जो सुनामी लाई है महंगाई की, उस महंगाई के खिलाफ लोग बड़े जज्बाती अंदाज में निकल के पीपल्स पार्टी को वोट कर रहे थे। तो वहाँ पे उनका जाना, फिर वहाँ पे उन फायरिंग करना, कानून को तोड़ना, तो लाजिम है फिर कानून अपनी हरकत में आ गया और उन्होंने उसकी गिरफ्तारी कर ली। जहाँ तक उनको जेल में ज़दोकोब करने की बात है, देखें, पीपल्स पार्टी ने कोई प्लान करके अपने वर्कर्स वहाँ पे बंद नहीं किए हुए थे, वहाँ पे लोग बंद थे। अच्छा, अगर आप गए, अगर मैं तो ये कहता हूँ ये है ही ड्रामा और ये बड़े ड्रामेबाज हैं। कभी इसके दाएं हाथ पे पट्टी बंधी हुई है, कभी बाएं हाथ पे पट्टी बंधी हुई है। आज जब वो कोर्ट में गए हैं तो फिर उन्होंने स्टिक उठा ली है और लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं, जबकि वो जब मीडिया पे दिखा रहे हैं तो मामूली सी खराशें उनको आई हुई हैं और ये मामूली सी खराशों में उन्होंने इतना ड्रामा बना लिया। हाँ, लेकिन वो भी देखने में आ रहा है कि अगर उसको चोट आई है जो है पाँव में, तो वो वीडियो में भाग कैसे रहे हैं? भाग तो अच्छा, दूसरा ये कि वो मेरे ख्याल में कोई 26 सेकंड की वीडियो आई है जिसमें वो 27 सेकंड वो अंदर वो गेट से एंटर हुए और थोड़ी देर के बाद वो भागते हुए वापस आए। जब वो उसकी टांग टूटी हुई है और या फिर टांग में कोई फ्रैक्चर है तो वो बंदा ऐसे कैसे भाग सकता है? अच्छा, दूसरी बात ये कि वहाँ पे अंदर पीपल्स पार्टी के वर्कर नहीं थे, लोग थे जो जेल में पड़े हुए थे, किसी न किसी जुर्म की वजह से वो जेल में पड़े हुए थे। लेकिन आपकी जो पॉलिसियाँ हैं, आपकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ हैं, PTI गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ हैं, पाकिस्तान में जो आप महंगाई की सुनामी लाए हैं और जो आपने वादे किए वो उनके खिलाफ यू टर्न लेते लेते आज पाकिस्तान को जिस मुआशी बदहाली में आपने धकेला है
उसकी वजह से लोग तंग आके, आप गए हैं, शायद लोगों ने फिर वहाँ पे रिएक्ट किया हो, लेकिन फिर वो फौरी तौर पे भाग के बाहर आ गए और अभी वो हॉस्पिटलाइज। सर, आपने महंगाई का जिक्र किया, लेकिन खुद पीटीआई इल्जाम लगा रही है कि दूसरे सूबों में आटा सस्ता है और सिंध में आटा महंगा है। देखिए, ये बिल्कुल वो गलत बयानी कर रहे हैं। मैं इस चीज़ बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि हम गाए बगाए हमारी कैबिनेट में ये फैसले आते रहते हैं कि इसका रेट क्या होना चाहिए। पहले उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि भाई जब हम सारे सूबे जो हैं अपनी गंदम रिलीज़ कर रहे हैं तो आप सिंध वाले क्यों नहीं करते। हालांकि हमारे पास गंदम एक्सेस में मौजूद थी और हमें रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, हमने प्रोक्योरमेंट अपनी मुनासिब तरीके से की हुई थी। गंदम की रिलीज़ होती है 9वें और 10वें महीने में, और उन्होंने मई में गंदम खरीद की है, जून में उन्होंने रिलीज़ करना शुरू कर दी है। उसकी वजह से आज सूरत हाल ये बनी है कि आज आटा इतना महंगा हो गया है, और सबसे महंगा आटा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा उन्हीं के इलाकों में बिक रहा है। यहाँ पे हम कंट्रोल रेट पे जिन मिलों को हम अपनी गंदम दे रहे हैं उन मिलों से आटा लेके गरीबों में हम उसी रेट में बांट भी रहे हैं। अच्छा सर, आते हैं सेनेट के इंतखाबात पर। पीटीआई इल्ज़ाम लगा रही है कि पीपल्स पार्टी हार्श ट्रेडिंग करेगी और जो हमारे असेंबली मेंबरान हैं उनको खरीदेगी। खरीद फरोख्त अभी से जो है ना पीपल्स पार्टी ने शुरू कर दी है। ये हमेशा इल्ज़ाम लगता रहता है जब इलेक्शंस होती हैं कि इलेक्शंस में सेनेट के वोट के लिए खरीदो फरोख्त होती है। वो कहते हैं कि भाई हम एक जमहूरी कदम चाहते हैं, हम एक बेहतरी की शफाफ इलेक्शन हम चाहते हैं, अब क्यों नहीं आप कर रहे। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि शफाफियत आप किसको कहते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल किया जाए, वही शफाफियत है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया हुआ है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, ये तो उल्टा कहते हैं कि आप ओपन जो है 226 आर्टिकल 226 हमारा ये कहता है कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और वजीर आला का जो वोट है वो ओपन बैलेट से होगा, अदरवाइज जितने वोट हैं वो सीक्रेट बैलेट से होंगे। सीक्रेट बैलेट से जब वोट होंगे, उसका मकसद ये है कि मेंबर अपनी ज़मीर का वोट अपने तरीके से दे सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन उसको वोट सीक्रेट बैलेट की इजाज़त देता है, तो फिर ये कौन होते हैं कि नहीं उसमें ओपन होना चाहिए। हाँ, अगर ये कहते हैं कि उससे हार्श ट्रेडिंग होती है, हम उसमें इस्लाहत लाते हैं, तो फिर पिक एंड चूज़ वाली पॉलिसी क्यों है। आए बैठ के सारे इंतखाबी जो इस्लाहत है वो मिल बैठ के करते हैं, और उसमें अगर इसके हक में फैसला आता है तो वो भी हो जाएगा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि क्यों सेनेट इंतखाबात नज़दीक आते हैं तो असेंबली मेंबरान की निगरानी शुरू हो जाती है। पहले दावतें नहीं होती हैं, हर रात कहीं ना कहीं पे दावत होती है कि वो देखते रहते हैं कि सारे और मेंबरान को कहीं बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती है। ये हमेशा होता है सेनेट अभी भी जो है हर मेंबर पर निगरानी है। देखें, ये कोई इस तरह की निगरानी नहीं है कि कोई जाके शायद कोई और फैसला कर लेगा। ये निगरानी नहीं होती। बेसिकली ये मिल बैठ के सलाह मशवरे करने होते हैं कि हमने वोट किस तरीके से पोल करना होता है। ये खाना भी होता है, उसमें ये डिस्कशन भी होते हैं, हमारे कितने वोटर्स हैं और फिर हमने कितने सेनेटर्स खड़े किए हैं, उन सेनेटर्स को किस तरीके से हमने वोट देने हैं, और ये इन सारी चीज़ों पे डिस्कस होता है। दूसरी चीज़ ये कि जब इलेक्शन करीब आती है तो इंसान कोशिश करता है कि मैं ज़्यादा ट्रैवलिंग ना करूं, ट्रैवलिंग करने की वजह से मैं किसी हादसे का शिकार ना हो जाऊं, मैं इन सारी चीज़ों से महफूज रहूं ताकि मैं आके अपना कीमती वोट यहाँ पे दे सकूं और अपनी पार्टी का, अपने ज़मीर का हक अदा कर सकूं। अच्छा सर, ऐसा क्यों है कि जब कोई दूसरा बंदा हमें बोलता है कि आप नाअहल हैं या ये हैं तो हम जज्बाती होकर उठ के खड़े हो जाते हैं ना, लेकिन वही काम अगर पीपल्स पार्टी करे तो हम खामोश रहते हैं। लेकिन अब भी सिंध के लोगों के खदशात है सेनेट के इंतखाबात में। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिंध में अहल लोग नहीं है कि बाहर दूसरे सूबों से सेनेट के इंतखाबात में ला रहे हैं? मैं जिक्र करूंगा पलूशा खान का और दूसरे जैसे रहमान मलक और दूसरे, यहाँ से क्यों? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। कुछ हमारे क्योंकि हमारी पार्टी जो है वो सिर्फ सिंध की पार्टी नहीं है,
ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पूरे पाकिस्तान की पार्टी है, पाकिस्तान के गरीब अवाम और मजदूर की पार्टी है। और उसमें जो टॉकेटिव लोग होते हैं, जो हमारे नज़रियात को समझते हैं, जो हमारे नज़रियात को लेके आगे चल रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, दूसरी चीज़ों पे, जो इन चीज़ों की खबर रखते हैं और जिनको फिर इदराक होता है कि हमने जाके पार्लियामेंट में किस तरह लेजिस्लेशन करनी है, पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशंस को थोड़ा बहुत जानते हैं, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद फिर ये भी देखना पड़ता है कि आया हमें जो मेंबर सिंध का चाहिए, सिंध के पास वो प्रॉपर सीटें हैं कि नहीं। अगर सिंध में से हम नहीं निकाल सकते, किसी को ज़रूर लाना है और हमें ज़रूरत है आगे जाके उस फोरम पे, तो उस बंदे को हम किसी और सूबे से भी ला सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि मौजूदा सूरत हाल में परवेश शाह, उसका भी वोट यहाँ पे दाखिल है। तो अभी हुआ है ना सर, अभी आप ये कह सकते हैं कि परवेश शाह दूसरे सूबे से आई हुई है, लेकिन बाकी जितने हमारे मेंबर्स हैं वो सारे यहाँ के हैं और यहाँ के इंडिजिनस है। अच्छा सर, इसमें से ये होता है कि सबसे ज़्यादा जो आला ऐवान है उसमें सिंध की आवाज़ कम हो जाती है, यानी जो हमारे सिंध के इश्यूज़ हैं, सिंध के मसाइल हैं, सिंध के मामलात हैं, वो आवाज़ नहीं उठ पाती है जैसा कि यहाँ का बंदा या यहाँ का मेंबर उठा सकता है। नहीं, मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता, क्योंकि देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसने पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स करनी है, तो पूरे पाकिस्तान के लोगों को साथ लेके चलना है। और उसके साथ साथ जब भी सिंध के मसाइल आते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बैठे हुए, चाहे सिंध में उर्दू बोलने वाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेंबर हो, चाहे वो पंजाब में पंजाबी बोलने वाला हो, सराइकी बोलने वाला हो, जब भी हमारे लोकल इश्यूज आए हैं उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने लोग हैं उन्हें सब ने सिंध के मौक़िफ़ की हिमायत की है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि यहाँ पे सिंध गलत है। हमारे उर्दू बोलने वाले किसी ने भी कभी भी यहाँ पे सिंध के खिलाफ जो होने वाली बातें हैं, जैसे कराची को अलग कर दिया जाए, जजीरों के मसाइल हैं, किसी भी मसले पे, या काला बाग डैम के इशू से किसी एक मेंबर ने भी उसके खिलाफ बात नहीं की, और सब ने जो पार्टी मौक़िफ़ था यहाँ का और जो सिंध का मौक़िफ़ था उसकी सपोर्ट की है। यहाँ तक कि आपके पंजाब के मेंबर्स ने भी, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मेंबर्स ने। सर, मैं मिसाल दूँ सेनेट के ऐवान की ना, तो वहाँ जैसे यहाँ से ससुई पलीजो गई हुई है, तो सिंध के मामलात पे ज़्यादातर उसके जो है आवाज़ आते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो भी सिंध के मसाइल हैं, जो सिंध की आवाज़ है, वो हमारी पूरी पार्टी जो है, बल्कि सिंध को आप छोड़े, तमाम तरह, अब कश्मीर का मसला सबसे ज़्यादा कौन उठाता है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल किसने हल किए? गिलगित बल्तिस्तान को मौजूदा जो इस सेनेट में आपको उम्मीद है अपोजिशन से वोट मिलने की? देखिए, बिल्कुल वोट मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि इनके पास ना कोई पॉलिसी है, ना इनके पास कोई विजन है, ना इनके पास कोई जमहूरी सोच है, और ना ये इनके पास आगे कुछ पाकिस्तान को, सिंध को, या फिर हमारे लोगों को, आवाम को देने के लिए कुछ है। तो ये नुमाइंदे हैं, ये नुमाइंदों ने फिर आवाम के पास जाना है, उन्होंने आवाम के पास जाके उसका जवाब देना है। तो लाजिम है वो अपने जब ज़मीर का फैसला करेंगे तो वो इमरान खान को कभी भी नहीं वोट देंगे। अच्छा, राब्ते में हैं? जी बिल्कुल, राब्ते में तो सारी पार्टियां एक दूसरे के साथ राब्ते कर रहे हैं। अच्छा, वक्त हुआ एक वक्फे का, उसके बाद आते हैं नाज़रीन। वक्फे का वक्त हुआ है और उसके बाद हम बारी पिताफी साहब से उसके डिपार्टमेंट के हवाले से सवालात करेंगे, उसके कारकर्दगी के हवाले से करते हैं। चलते हैं एक छोटे वक्फे की तरफ, वापसी में आके बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम पसे आईना में बात हो रही थी डिपार्टमेंट की। तो बारी पिताफी साहब से अब हम डिपार्टमेंट के कारकर्दगी पे और उसके जो बहुत सारे प्रोग्राम हैं, स्कीमें हैं, उस पर बात करेंगे। बारी पिताफी साहब, डिपार्टमेंट की बजट बहुत बड़ी है लेकिन नताइज ज़ीरो हैं। अच्छा, इसमें मैं आपने कहा कि बजट बहुत बड़ी है, मैं दो तीन चीज़ें आपके सामने रखता चलूँ।
कि पाकिस्तान की जीडीपी में अब भी एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो 21 से 23% कंट्रीब्यूट करता है, और जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें आपकी क्रॉप्स 40% है, आपकी लाइव स्टॉक 60% है। लेकिन वापस आपको मिलता क्या है बजट्स में? वापस आपको मिलता क्या है? 0.5%। जब आप 23% कंट्रीब्यूट करते हैं और 0.5% या फिर 1% अगर आपको वापस मिलता है तो ये बजटें काफ़ी नहीं है। इन बजट अगर हम मैं अपने डिपार्टमेंट की पूरी बजट को देख लूँ तो मेरे पास पूरी सिंध में जितने जानवर हैं, एक जानवर के लिए टोटल 45 रुपये आते हैं, और 45 रुपये में मैं जानवर को कौन सी वैक्सीनेशन दे सकता हूँ, 45 रुपये में मैं जानवर को कौन सी ट्रीटमेंट दे सकता हूँ, 45 रुपये में मैं उस जानवर को क्या चीज़ दे सकता हूँ। बजट काफ़ी नहीं है, बजटें बहुत ही नाकाफ़ी हैं, बहुत ही कम है। लेकिन जितनी बजट्स हैं उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर प्रोग्राम लाएं और ताकि लोगों को हम सर्विस डिलीवर कर सकें। अच्छा सर, आप लोगों ने एक डिपार्टमेंट ने स्लोगन दिया था, सफेद इनकलाब, वाइट रेवोल्यूशन, उसका क्या हुआ? देखिए, ये मुख्तलिफ फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ स्लोगन अपने अपने टाइम में चलते रहे हैं। ये स्लोगन पहले वाइट एंड रेड जो है वो इनकलाब था, जो रेवोल्यूशन था। रेड का मकसद है मीट और वाइट का मकसद मिल्क है, तो ये एक इनकलाब था। उसमें कोशिशें चल रही हैं। ये कोई सिंध गवर्नमेंट ने अपने तरीके से कोई दावा नहीं किया था कि सिंध गवर्नमेंट ने दावा किया फिर उस पर किया कुछ नहीं। ये दूसरी पार्टीज थी, उन्होंने ये दावे किए लेकिन फिर वो उस पर अमल ना कर सकी। लेकिन सिंध गवर्नमेंट अपने तरीके से उसको काम कर रही है। अभी हमने एक पॉलिसी बनाई है कि 2030 तक हम अपनी ग्रोथ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में कैसे और कहाँ तक ले जाएंगे। तो उसमें हमने टारगेट रखे हुए हैं लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के भी। तो उस हवाले से हमने लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट में अभी हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट करनी है। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि इमरान खान के आने के बाद बजट्स है नहीं और डेवलपमेंट हमारी हो नहीं पा रही। टारगेट तो हमारे हैं उसमें कम से कम 5% ग्रोथ हासिल करना, लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट में 5% ग्रोथ हासिल करना। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे हमारे यहाँ ट्रेडिशनल फार्मिंग ज़्यादा है और ट्रेडिशनल फार्मिंग को हम स्विच करना चाहते हैं मार्केट ओरिएंटेड फार्मिंग, और उसको हम स्विच करना चाहते हैं मॉडर्न फार्मिंग की तरफ। तो उसमें हमें फिर काफ़ी चीज़ों पे हमें काम करने की ज़रूरत है और उस पर हम काम कर रहे हैं। हम ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं। ब्रीडिंग के हवाले से हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर बनाए। आपने जैसे कहा कि जदीद मार्केटिंग की तरफ हम अपने डिपार्टमेंट को लेके जा रहे हैं, लेकिन जो जानवर है आपके पास जिसकी ब्रीडिंग करते हैं आप, वो तो पुरानी नस्ल के हैं, कोई नई नस्ल का आपके पास नहीं है? नहीं, उसमें मैं एक चीज़ आपको समझा दूंगा। हमारे यहाँ एक तासुर बना हुआ है, शायद हम बाहर से कोई जानवर लाएंगे वो बड़ा दूध दे रहा होगा। बाहर से ये हॉस्टन फ्रीजन है पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा दूध दे रही है, लेकिन हॉस्टन फ्रीजन में उसके मिल्क में उसकी जो मिल्क की क्वालिटी है वो मैं आपको थोड़ा सा अगर तफसील समझाऊँ, उसमें एक बीटा कैसीन होता है, विटामिन होता है, ये बीटा कैसीन A1 और जो बीटा कैसीन A1 है उसका मकसद ये है कि फिर वो बीमारियों को दावत दे रहा होता है। लेकिन जो हमारे इंडिजिनस जानवर हैं, जैसे हमारी रेड सिंधी हो गई, जैसे हमारी कुंडी भैंस हो गई, हमारी थरपारकर ब्रीड हो गई, कनकरेज हो गई, तो इनमें ये बीटा कैसीन A2 है। और A2 का मकसद है कि हम वो दूध बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है, आपके अंदर इम्यून सिस्टम पैदा करता है। और यही वजह है कि जो लोग A1 दूध पी रहे हैं, आप यूरोप देख लें, अमेरिका देख लें, वहाँ पे जो इम्यून सिस्टम उनका वीक होने की वजह से वहाँ पे कितने लोग वायरस से मर रहे हैं, कोरोना में कितने लोग मर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे लोगों का क्योंकि इम्यून सिस्टम थोड़ा बेहतर है तो हमारे यहाँ ये नुकसान कम हो रहा है। तो ये एक चीज़ बनी हुई है। वो दूध ज़्यादा देती हैं लेकिन ख़र्चा भी ज़्यादा खा जाती है। उनके दूध की वो वैल्यू नहीं होती जिसको हम वैल्यू एडिशन में ले जाएं। उनका फैट लेवल 3.5 होता है, हमारी गायों का फैट लेवल 5 से भी 5.5 तक होता है, हमारी भैंस का 7% तक भी चला जाता है।
तो ये आपको मक्खन यहाँ पे ज़्यादा मिलता है, आपको पनीर ज़्यादा मिलती है, इसमें जो चीज़ है वो आपको ज़्यादा मिलती है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं और ये कम खर्च खाती है और उसमें ज़्यादा मुनाफा देती हैं। उनकी गायें 4 दफ़ा 5 दफ़ा सूज जाए तो बड़ी बात हो जाती है, हमारी गायें जो है वो 10-10 मरतबा 12-12 मरतबा भी सूज जाती हैं। तो ये जब पूरे उसके होल लाइफ का आप सर्कल देखते हैं तो हमारी गायें ज़्यादा फायदेमंद हैं। अच्छा सर, मशहूर है आपके डिपार्टमेंट के, आपके जो मंसूबे हैं वो कामयाब नहीं जाते हैं। मैं एक मिसाल दे दूं, बम्बोर डेयरी फार्म का, जो 1 अरब रुपया खर्च हो चुका है लेकिन अभी तक तकमील तक नहीं पहुंचा है। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। हमारे डिपार्टमेंट के जो सोलो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें तो हमें हर प्रोजेक्ट में कामयाबी मिल रही है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हमारे बुनियादी तौर पे हमारे होते नहीं हैं। जैसे कैटल कॉलोनीज हैं, ये हमारा काम नहीं है कैटल कॉलोनीज बनाना, ये कैटल कॉलोनीज लोकल बॉडी गवर्नमेंट वाले बनाते हैं। अच्छा, ये फिर हैंड ओवर लोकल गवर्नमेंट को होने होते हैं और ये बनाते वर्क्स एंड सर्विस वाले हैं। उनके स्कीमें हमारे उसमें शो कर रही होती है। हाँ बिल्कुल, आपके एडीपी में है जहाँ पे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की जुरिस्डिक्शन की बात आ जाती है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ों में मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। जहाँ पे आप बड़ी बड़ी स्कीमें ले आते हैं और बड़ी बड़ी स्कीमों पे आप काम करने जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे फिर यहाँ पे आपको पता है कि कोई भी बड़ी स्कीम लॉन्च कर दे तो काफ़ी इदारे आ जाते हैं आपको ट्विस्ट करने के लिए भी। तो उस हवाले से काफ़ी हमारी चीज़ें जो है कभी कोर्टों में चली जाती हैं, कभी किसी इन्वेस्टिगेशन में चली जाती है, रुक जाती है। उसमें कुछ खदशात होते हैं तभी तो इदारे वो रुक जाती है। उसमें खदशात ये थे कि जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको एडवांस चाहिए था, हालांकि उसने जो पैसे दिए हुए थे वो काम उसका उस पर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से जो कमेटी गई हुई थी वहाँ पे उसके ऑब्जर्वेशन थे, उन्होंने ऑब्जर्वेशन दूर नहीं किए, वो कोर्ट में चले गए। जब वो कोर्ट में चले गए तो उस पर सिलसिला ये चलता रहा, फिर कोर्ट में ये ज़्यादा हाईलाइट हो गया, फिर काफ़ी इदारे उसमें आ गए, फिर कोर्ट ने मना कर दिया। अब जब कोर्ट ने जहाँ पे कोर्ट ऑब्जर्वेशन आई हुई है, उस वक्त का मेरे ख्याल में सेक्रेटरी भी रूपोश है, इसी वजह से रूपोश है ना। तो उस पर ऑब्जर्वेशन आ गई। हमने डिपार्टमेंट ने क्या किया, डिपार्टमेंट ने उस पर ऑब्जर्वेशन लगाई कि ये आप कंप्लीट करें। अच्छा, उसके बाद फिर डिपार्टमेंट ने उनके खिलाफ FIR कटाई, डिपार्टमेंट ने वो केस एंटी करप्शन में भेजा, वो केस उसमें उसकी कोर्ट में भेजा, उसकी पूरी इंक्वायरी हो रही है, उसमें डिपार्टमेंट हमारा फरियादी है। तो इस हवाले से ये जो बड़ी बड़ी स्कीमें हैं बुनियादी तौर पे ये हमारे साथ नहीं लिंक करती हैं। हमारी स्कीमें ये है कि हम जो मेडिसिन लेते हैं, हम वैक्सीनेशन करते हैं, हम उनको अच्छा हुआ कि आपने मेडिसिन की बात की। इसमें भी ये तासुर दिया जा रहा है कि वैक्सीन जो है वो महंगे दामों पे दी जाती है। अच्छा, मैं मालवंत को इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। मेरे आने से पहले नॉमिनल रेट थे गवर्नमेंट के, बहुत ही कम रेट थे, कोई 25 पैसे में 30 पैसे में 50 पैसे में एक वैक्सीन एक जानवर को हो रही थी, जो नॉर्मल आम वैक्सीन है जैसे HS हो गई, दूसरी वैक्सीन हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा जो महंगी वैक्सीन थी वो 50 रुपए की थी, वो हमें जो है वो वैक्सीन 150 रुपये में 200 रुपये में गवर्नमेंट को पड़ रही थी, सब्सिडी पे लगा रही थी। मैंने आने के बाद सारी वैक्सीनें मुफ्त कर दी हैं, फ्री में लग रही हैं। वैक्सीन्स का उसमें ट्रीटमेंट का सेमन रखने का हम कोई चार्ज नहीं करते, 100% फ्री। तो ये कोरंगी में आपकी लेबोरेटरी है जो वैक्सीन बनाती है, वो तो महंगे दामों पे जो है वो नहीं, वो उसमें एक अलग चीज़ है। देखिए, उसमें वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो हमने एक अदारा बनाया हुआ है, वो इदारा हमारा बना रहा है। अच्छा, उस इदारे को हम पैसे नहीं देते कि आप ये वैक्सीन बनाए, जैसे टंडोजा में हमारा इदारा है उसको हम पैसे देते हैं, वो 94 रुपए में देता है, ये वो वैक्सीन जो है 300 रुपए में देता है। बिल्कुल, उसका फर्क 300 रुपये और 94 रुपये का फर्क नहीं है, थोड़ा फर्क है, लेकिन वो मैं बताता हूँ वो फर्क है क्या। टंडोजा जो हमारा इदारा है उसको हम वैक्सीन बनाने के पैसे दे रही है, सरकार पैसे दे रही है, और वो सरकारी इदारा है, सरकार ने पैसे वो वैक्सीन बना के हमें उन्होंने देनी है। जब पैसे ही हम दे रहे हैं, डिपार्टमेंट दे रहा है, तो उन्होंने हमारे जो वहाँ पे ऑफिसर्स बैठे हैं वो भी हमारे डिपार्टमेंट के हैं, उन्होंने वैक्सीन प्रोड्यूस करके हमें दे देनी है, वो हमें ले जाके लगानी है, तो उसके पैसे हमें वहाँ पे नहीं देने पड़ते, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में चले जाते हैं।
यहाँ पे उसको हमने एडीपी में उनके पैसे रख दिए, उसको पैसे हम दे रहे हैं। यहाँ पे सूरत हाल दूसरी है, यहाँ पे उनको हम पैसे नहीं दे रहे। ये एक सेमी गवर्नमेंट हमारा इदारा बना हुआ है और इसका रिवॉल्विंग फंड है। तो ये वैक्सीन बनाते हैं, ये खुद भी मार्केट करते हैं, दूसरे सूबों में भी मार्केट करते हैं, और फिर सिंध गवर्नमेंट इनसे सब्सिडी बेस पे खरीद करती है। जब उसके हमें पैसे देने पड़ते हैं, और वो पैसे सिंध गवर्नमेंट देती है, कोई आम फार्मर नहीं भरता पैसे। सिंध गवर्नमेंट वो परचेज करके आम फार्मर को फ्री में लगाती है। अच्छा सर, एक आपके पास स्कीम थी चिल्लर, सारे सिंध में चिल्लर लगाने थे, जो चिल्लर लगे हैं अक्सर बंद है। देखिए, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि जो चिल्लर लगे हैं वो अक्सर बंद है। होता ये है कि जब भी लोगों को याद आता है वो तब जाते हैं। मसलन ड्राउट आ गया, लोग थर में चले गए, हमने चिल्लर लगाए थे बड़े जानवरों के दूध इकट्ठा करने के लिए। जब ड्राउट आया तो ड्राउट में नेचुरली, ये हमेशा होता है, ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ कि हमने चिल्लर लगाया तब हुआ। हमेशा ये होता है कि जो बड़े जानवर हैं वो नीचे बैराजी इलाकों में आ जाते हैं, और ये वही टाइम होता है, ड्राउट वाला वही टाइम होता है जिस टाइम में अगर बरसातें ना पड़े तो फिर वहाँ पे खुराक की कमी हो जाती है, और जब वो वापस आते हैं तो यहाँ आपके क्रॉप्स के रेजिड्यूज उनको मिल जाते हैं। यहाँ पे मसलन फुटी का जो है वो लोग पिकिंग कर लेते हैं, जी जी। और उसके बाद वो फुटी के जो जिसको हम नाड़ भी बोलते हैं सिंधी में, तो ये वो उस पर आके उनके जानवर जो है यहाँ पे चराई करते हैं। उन दिनों में वो नेचुरली हमारे बंद हो जाते हैं थर पार करके। बाकी हमारी पूरी सिंध में चल रहे हैं, पूरे सिंध में है पूरी बाकी जो 10 डिस्ट्रिक्ट में हमारे हैं, और 10 डिस्ट्रिक्ट में हमारे चल रहे हैं, और कुछ में हमने लगा लिए हैं, कुछ में हम अभी लगा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट दिसंबर तक हमारा चल रहा है। उसमें एक चीज़ हमने और ऐड कर दी है, वो ये चीज़ की है कि न सिर्फ हम दूध इकट्ठा करके, उसमें हमें टारगेट ये था कि उस वक्त उस ज़माने में 38 रुपये फार्मर को मिल रहे थे दूध के, जो फार्मर बेच रहा था। हमें टारगेट मिला कि इनकी मार्केट आप करें और बेहतर मार्केट करें, ताकि कम से कम 15% इनको रेट अबव मिले। 38 रुपए वाला रेट जो मिल रहा था, आज उनको वहां पे 70 रुपए रेट मिल रहा है, और जो बैराजी इलाके हैं वहां पे 86 रुपीज पर लीटर उनको दूध का रेट मिल रहा है। तो ये हमारा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, और इसकी सक्सेस की वजह से वर्ल्ड बैंक हमें और लोन करने को तैयार है, हमें और पैसे वर्ल्ड बैंक देने को तैयार है कि आप पैसे लें। और इसमें हमने जो एक चीज़ और ऐड की है वो ये की है कि हमने फिर इंटरप्राइजेज डेवलप किए हैं। इंटरप्राइजेज और वैल्यू एडिशन में गए हैं हम। अच्छा, इंटरप्राइजेज और वैल्यू एडिशन कैसे? जैसे वहाँ से हमने दूध इकट्ठा किया, वहाँ के फार्मर्स को हमने आगे शहर में बिठा दिया, एक शॉप खुला दी। उस शॉप में वो मक्खन बना के उसी दूध का बेच रहा है, देसी घी बना के बेच रहा है, वहाँ पे वो चीज़ बना के बेच रहा है, वहाँ पे वो दूध वाली बोतलें बना के बेच रहा है, वहाँ पे वो खालिस दूध बेच रहा है, वहाँ पे खोआ मावा बना के वहाँ पे वो बेच रहा है, लस्सी वहाँ पे बना के बेच रहा है। तो डिफरेंट वो बाय प्रोडक्ट्स बना के वहाँ पे बेच रहा है। इस तरह न सिर्फ उनका दूध कलेक्ट हो रहा है, उनको अच्छे पैसे मिल रहे हैं, और यहाँ पे फिर कुछ लोगों को और को फिर यहाँ पे रोजगार मिल रहा है। और कुछ जगह पे हमने ये किया है कि वहाँ पे जहाँ पे चिल्लर लगा है वहीं पे एक और शॉप बना ली है। जितने फार्मर्स की जो हम वहाँ पे एसोसिएशन बनाते हैं, वो फार्मर्स आके इकट्ठे होते हैं, और फार्मर्स इकट्ठे होते हैं, उन फार्मर्स के हम को एजुकेट करते हैं कि आप अपने जानवरों से दूध ज़्यादा कैसे लें, उनकी खिदमत कैसे करें, उनको हैंडल कैसे करें, बीमारियों से कैसे बचाएं, उनकी वैक्सीनेशन करते हैं प्रॉपर हम, तो उनका दूध बढ़ रहा है। फिर हम क्या करते हैं, उनका एक थोड़ा सा मार्जिन रखा है कि ये मार्जिन आप अपनी एसोसिएशन के लिए निकालें। अच्छा, और भी मंसूबे मार्जिन पे उन्होंने फिर वहाँ पे शॉप्स बना लिए, जहाँ पे वो सीड भी दे रहे हैं, वंडा भी दे रहे हैं, और दूसरी चीज़ें भी दे रहे हैं। ओके नाज़रीन, प्रोग्राम पसे आईना में वक्त हुआ है एक छोटी ब्रेक का। वापस आते हैं और इसी सिलसिले में बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम पसे आईना में बात चल रही थी लाइव स्टॉक और फिशरीज डिपार्टमेंट की। बारी साहब, हमें याद है कि सिंध असेंबली में एक बिल पास हुआ था और उस पर बहुत अच्छी ब्रीफिंग दी गई थी कि जानवर, यानी मिसाल के तौर पर जानवरों को भी अब शनाख्ती कार्ड होगा। शनाख्ती कार्ड का मसला यानी उनके कान में चिप लगेगी, और उसमें बताया गया था कि चोरी हो जाएगा तो कहीं बिक नहीं सकेगा,
या बीमार जानवर होगा, बहुत सारी उसमें से जो है ना फायदे बताए गए थे। वो कहाँ गया मंसूबा? आप सही कह रहे हैं, वो बिल पास हुआ था और ये इसको कहते हैं जानवर ट्रेसेबल होना चाहिए। जी जी, पूरी दुनिया चाहती है कि ये जानवर जो भी हो, जहाँ पे भी हो, उसकी ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए, पता चल जाए, उसकी ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए। जब ट्रेसेबिलिटी पे हमने काम किया और वहाँ पे शुरू में तो लोगों ने आके आइडिया रखा और बाहर से जो हमारे मुख्तलिफ इदारे आए हुए थे, वर्ल्ड बैंक वाले, इलरी वाले, दूसरे, उन्होंने आके हमें बताया कि भाई आप इस पे काम करें। जब हमने एक बिल भी पास कर लिया, वो सारी चीज़ें हो गई, लेकिन जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आया, जब इम्प्लीमेंटेशन हम करने गए, हमने देखा कि भाई जो चीज़ें उस वक्त जो फिजिबिलिटी दी गई थी, आज की सूरत हाल बिल्कुल उससे डिफरेंट है। जब ये फिजिबिलिटी लाई गई थी उस वक्त टैगिंग का इतना शोर नहीं था। जो बड़े बड़े फार्म थे पाकिस्तान में, उनमें भी टैगिंग नहीं थी, ट्रेसेबिलिटी उनकी नहीं थी। दुनिया के चंद मुल्क हैं जिनमें ये ट्रेसेबिलिटी है, अदरवाइज पूरी दुनिया में इतना नहीं है। लेकिन जब उसके हमने देखा कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन में पैसे कितने लग रहे हैं। फ़र्ज़ करें अगर मेरी बजट 1 अरब रुपए है, अगर मैं इस प्रोजेक्ट को करने जाता हूं तो मुझे 27 अरब रुपए चाहिए, और 27 अरब रुपए मुझे एक दफ़ा नहीं चाहिए, मुझे हर साल चाहिए। हर साल चाहिए। अच्छा, उसमें मसला क्या था? मसला ये था कि एक बार आप लेकिन उसमें कलेक्शन भी तो होती ना, नहीं, जिसको आप चिप लगाते तो कोई फ्री में था। वो उसमें ये था कि गवर्नमेंट फ्री में लगाएगी, लेकिन कोई टैक्स का भी सिलसिला था कि वो नहीं, टैक्स का कोई सिलसिला नहीं था। ये फिर जानवर इनकी ट्रेसेबिलिटी हो जाती, फिर इनको हम ढूंढ के वैक्सीन करते, वैक्सीनेशन आया। मैं उसमें आपको बताऊं 27 अरब रुपए हमारे उसमें उसकी ट्रेसेबिलिटी पे लगते। उसके बाद फिर हमें कम से कम 20 अरब रुपए चाहिए थे हर साल उसकी वैक्सीनेशन। ये सारा प्रोसेस बहुत बड़ा प्रोसेस था जो हमारे लिए फिजिबल नहीं था। हमें फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए थी। फिर हम फेडरल गवर्नमेंट को कहते रहे, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने हमारी सपोर्ट नहीं की और फेडरल गवर्नमेंट ने ये हमारा प्रोजेक्ट मंजूर नहीं किया, तो इस वजह से फिर वो हमें ड्रॉप करना पड़ा। लेकिन एक दिन हमें ट्रेसेबिलिटी पे ज़रूर जाना है। उसके मद्देनज़र रखते हुए सिंध गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी भी बनाई, हमारे सिंध गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई जिसमें हमें 5% तक ग्रोथ तक ले जाना है। तो उस समय जैसे जैसे हमारी बजट की इम्प्रूवमेंट होती जाएगी तो इंशाल्लाह हम इन चीज़ों में भी आएंगे। और उसकी ट्रेसेबिलिटी का हमने एक और तरीका ढूंढा है कि पहले हमारे पास 3 से 4%, 5% मेडिसिन के मद में हम वैक्सीनेशन करते थे, लेकिन फिर मैंने आते ही 40% वैक्सीनेशन कर दी, तो उससे फिर हम काफ़ी फार्मर्स तक पहुंच सकते हैं। तो हमने फिर वो तरीका का ढूंढा कि इस तरीके से हम उनकी ट्रेसेबिलिटी करें, उनको रिकॉर्ड पे लाएं और फिर उसके बाद उनकी सेंसस करें, और फिर हमें पूरा अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारे टोटल जानवर कितने हैं, और हम ट्रेसेबिलिटी का कोई प्रोजेक्ट लाते हैं तो कहाँ से शुरू करें और उसको कैसे शुरू करें। इसमें हमें जोन बनाने पड़ेंगे, हम अक्रॉस द सिंध पूरी नहीं कर सकते। अच्छा सर, क्या कोई किसी रिपोर्ट के बुनियाद पे या किसी उस पे आप लोगों के पास एक प्रोग्राम है कि बकरी को कैसे जो है वो पाला जाता है या मुर्गी को कैसे, इस हवाले से कोई प्रोग्राम है कि आप जाके आप जो मालवंद हैं उनको जाके ट्रेनिंग देंगे? देखिए, इसमें हमारे पास एक्सटेंशन क्योंकि जो हमारे सिंध का बंदा है उसको तो ये पालना आता है, बकरी भी पालनी आती है, मुर्गी भी पालनी आती है। मैं इसमें मेरी अलग से राय है। मेरी राय ये है कि अगर आपने आप बीमार हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इवन गला ख़राब है, खांसी है, तो आप किसी माहिर डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कोशिश करते हैं मैं अच्छे से अच्छा डॉक्टर ढूंढूं। अगर आपने बिल्डिंग बनवानी है तो सबसे पहले आप आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, नक्शा बनवाते हैं, फिर आप किसी अच्छे फर्म के पास जाते हैं, किसी इंजीनियर के पास जाते हैं कि मुझे आप ये बिल्डिंग बना के दें। लेकिन यहाँ पे हमने एक मिथ बनाई हुई है कि ये बाप दादा का काम है तो हमने करना है। इसमें भी हमें एक्सपर्टीज चाहिए, और अगर ये लाइफ स्टॉक का काम करना है तो उसमें भी हमें प्रोफेशनल लोग चाहिए। अभी हम जो हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग है उसमें हम इतने प्रोफेशनल लोग नहीं बना सकते, लेकिन गवर्नमेंट ने अपना एक्सटेंशन विंग बनाया है जिनको हम ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं और जिनको हम ट्रेन भी कर रहे हैं। वही हमारी जो एक्सटेंशन विंग है वो लोगों के पास जा रही है, और जिन लोगों को फार्म बनाने होते हैं, जिन लोगों को कोई एजुकेशन लेनी होती है वो हमसे आके लेते हैं। और हर साल हमारे
हम अपने ब्रोशर्स छपवाते हैं, हमारी एनिमल हस्बेंड्री अलग से छपवाती है कि कौन कौन सी बीमारियां हैं, उसके शेड्यूल क्या है, उसके कौन कौन से वैक्सीन हैं और किस वक्त में किस महीने में करने चाहिए। इसी तरह फिर हमारी एक्सटेंशन विंग है, वो अपने ब्रोशर छपवाते हैं। वो अच्छा सर, आते हैं हम एक्सपो की तरफ, क्योंकि अभी पोल्ट्री भी रहती है, फिशरीज भी रहती है, उसमें क्या इकदाम किए हैं और जो मालबंद लोग हैं या जो दूसरे लोग हैं उनके लिए क्या प्रोग्राम बनाए, कैसे सब्सिडी देते हैं, कैसे ग्रोथ करते हैं। आते हैं हैदराबाद में आप एक्सपो करने जा रहे हैं, उसके क्या मकासद हैं और उसमें से क्या हासिल करना चाह रहे हैं आप? देखें, एक्सपो का जो बुनियादी मकसद है वो ये कि सिंध में लाइव स्टॉक में कितना पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को एग्जिबिट करना है पूरे पाकिस्तान के सामने, दुनिया के सामने, कि सिंध में इतना पोटेंशियल है। और इंकरेज करना है इन्वेस्टर्स को कि वो आए सिंध में, आइंदा भी इसमें सिंध में आके वो अपने सिंध की जो ब्रीड्स हैं उनमें इन्वेस्ट करें ताकि वो 2 रुपए कमा सकें। और जो दूसरी बात ये है कि जो हमारे फार्मर्स हैं, जो ट्रेडिशनल फार्मर्स हैं, गांव देहात में 1 बकरी 2 बकरी 5 जानवर 7 जानवर 10 जानवर रखने वाले, उनको एजुकेट करना है और उनको लेके आना है कि सिंध में इतनी ब्रीड्स हैं। यहाँ पे ये जो हमारा एक्सपो है, इस एक्सपो में सिर्फ हम जानवर नहीं लाते, हम अपनी तमाम पूरे पाकिस्तान की ब्रीड्स भी एग्जिबिट करते हैं। उसके साथ लाइव स्टॉक कंसर्न जितनी हमारी इंडस्ट्री है, चाहे उसमें पेस्टिसाइड बनाने वाले हों, उसमें शेड बनाने वाले हों, वंडा बनाने वाले हों, फीड सीड बनाने वाले हों, लाइव स्टॉक इंडस्ट्री के मुतालिक जितने भी काम करने वाले लोग हैं, उन सबको वहाँ पे हम बुलाते हैं। हमारे जितने लाइव स्टॉक के हमारे स्कॉलर्स हैं, वो वहाँ पे आते हैं, वो अपने मकाल में पढ़ते हैं, वो हमें एजुकेट करते हैं, हमारे डिपार्टमेंट को, हमारे लोगों को, हमारे फार्मर्स को। जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि जो हमारा फार्मर है, ट्रेडिशनल फार्मर है, उसको हम कैसे मार्केट ओरिएंटेड बनाएं। और दूसरा ये कि हमारे फार्मर और हमारी जो इंडस्ट्री है जो काम कर रही है, जो हमारे इन्वेस्टर हैं, इन सब को हम एक दूसरे के साथ लिंक कैसे करें, और इन सबको एक दूसरे के साथ लिंक करना है और लिंक करके लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट को उठाना है और लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट की अहमियत को उजागर करना है लोगों के सामने। जो हमने ट्रेंड बनाया हुआ है, मिथ बनाई हुई है कि बाप दादा का काम था वो चलता रहेगा, जैसे है जो गाय रखते हैं, जो बकरी रखते हैं, उनको माशी तौर पर मजबूत करने के लिए आपके पास क्या प्रोग्राम है? देखिए, सिंध गवर्नमेंट मुख्तलिफ प्रोग्राम, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट लाती रहती है। सबसे पहले तो हमारा काम ही है उन लोगों को सर्विसेज देना। हम उनको नॉलेज भी देते हैं, हम उनके सेमिनार करते हैं, जितने फार्मर्स हैं हम उनको वैक्सीनेशन देते हैं, हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं। उसके अलावा जैसे हमारा AAP प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हम गरीब लोगों को बकरियां भी दे रहे हैं, मुर्गियां भी दे रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास पोल्ट्री का एक प्रोग्राम था जिसमें हमने उन लोगों को मुर्गियां दी। इसके अलावा हमारी एक दूसरी हमने एक स्कीम बनाई है, लेकिन जिन स्कीमों का जिक्र कर रहे हैं वो आप कामयाब गई हैं और वो माशी तौर पर मजबूत हुए हैं जिन लोगों। जी बिल्कुल, उन स्कीमों का देखें, ये वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट है और वर्ल्ड बैंक भी मॉनिटर कर रही होती है। इसमें पूरा हमारा PND डिपार्टमेंट मॉनिटर कर रहा होता है, हमारा डिपार्टमेंट मॉनिटर कर रहा होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DC इसको मॉनिटर कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर हमने ये नहीं कि बकरियां देके उनको छोड़ दिया, फिर उनकी प्रॉपर हम वैक्सीनेशन करते रहते हैं, उनको मॉनिटर करते रहते हैं और जो उनके बच्चे होते हैं फिर वो बच्चे आगे हम दूसरे लोगों में भी बांटते हैं। तो ये एक पूरा साइकिल है जो चल रहा है और उससे आम जो गरीब लोग हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। हमने तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में कोई 1000 के करीब। अच्छा सर, मछली मुल्क की जो मैशियत में उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है उसका, क्योंकि ये एक्सपोर्ट भी होती है। उसके लिए आप लोगों ने क्या किया है फिशरीज के लिए? बिल्कुल, फिशरीज के लिए वर्ल्ड बैंक का हमारा एक प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट में हमने कोई तकरीबन 200 के करीब हमने पॉन्ड्स बनाए हैं, 2-2 एकड़ के पॉन्ड्स गरीब लोगों को हमने बना के दिए हैं। और उसके बाद मंछर लेक आपने देखा होगा, जी कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से वो पूरी बिल्कुल वो तबाह बर्बाद हो गई थी। उसमें हमने CM साहब से रिक्वेस्ट करके समंदर का पानी छुड़वाया, उसको इस काबिल बनाया। फिर उसमें हम 3 साल से लगातार जो है उसमें कोई 70 लाख के करीब उसमें फिश सीड छोड़ रहे हैं और माशाल्लाह वो उस लेक को हमने रिहेबिलिटेट कर लिया है। और जो जहाँ पे कोई 1000 के करीब
घर थे मच्छरों के कश्तियों के अंदर और उसी झील में ही रहते थे, वो कोई 200 के करीब ही नहीं बचे थे, लेकिन फिर वो उनके घर रिवाइव होना शुरू हुए, लोग फिर से इकट्ठे होना शुरू हुए। इसी तरह हमने किंजर लेक को रिवाइव किया है। किंजर लेक पे हमने अपना एक कंजर्वेशन जो है सेंटर बना लिया है, वहाँ पे हमने एक रेस्ट हाउस भी बना लिया है और वहाँ पे हमने तकरीबन 66 लाख के करीब उसमें फिश सीड डाल रहे हैं। वहाँ से एग्जिट और जो एंटर होता है पानी जो है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों जगहों पे हमने जालियाँ लगा दी हैं ताकि फिश बाहर ना निकले और वहाँ पे लोगों को रोजगार मिले। और इसी तरीके से हम सिंध का नायाब फिश है पल्ला, वो वाकई नायाब होता जा रहा है। उसमें 2-3 चीज़ें हैं। जब आपका दरिया का पानी चढ़ता है तो तब ये वापस आता है। एक ये वायद स्पेशी है जिसकी ब्रीडिंग अब तक पूरी दुनिया में बड़ी मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि ये जब पानी दरिया में पानी चढ़ता है, ये पानी जब समंदर में से कनेक्ट होता है तो ये फिर समंदर से दरिया की तरफ आना शुरू होता है। जब दरिया की तरफ आना शुरू होता है तो ये अपनी नमकियात वो पीछे छोड़ता हुआ मीठे पानी को अपनाता आगे जाता है और वो फिर उसी सफ़र में वो ब्रीडिंग करता है। इस वजह से इसकी जो ब्रीडिंग का जो सिस्टम है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अदरवाइज हम अपनी हैचरीज पे इसकी ब्रीडिंग कर लेते, उसकी ब्रीडिंग हम नहीं कर सकते। वो नेचुरल तरीके से जो ब्रीड होता है, जब पानी होता है तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, अदरवाइज वो खारे पानी में है वहाँ पे ब्रीड कर रहे हैं। अच्छा सर, टाइम पूरा होने जा रहा है। एक सवाल पोल्ट्री की तरफ कि इस वक्त पोल्ट्री अहम जो है वो है मैशत में भी, और जहाँ देखो तो पोल्ट्री के अलावा यानी मुर्गी के अलावा कुछ खाने में होता नहीं है, तो पोल्ट्री के लिए कोई मंसूबे या वो? पोल्ट्री में हम जो सबसे बड़ी चीज़ कर रहे हैं वो ये करेंगे, पुराना जो हमारा वहाँ पे एक्ट बना होता है उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। पोल्ट्री का हम एक नया एक्ट बना रहे हैं जो हमारा लॉ डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है, वो वेट हो रहा है, तो वहाँ से वो बन जाएगा तो एक नया हमारा एक्ट जो है वो सामने आ जाएगा। उसके अलावा पोल्ट्री में हमने कुछ स्कीमें दी हुई थी, बर्ड्स हम लोगों को दे रहे थे। पोल्ट्री में हमने 2-3 चीज़ें और ऐड की हैं। हमारी जो बैकयार्ड पोल्ट्री थी जिसमें हमारी असील मुर्गी थी, जिसमें हमारी नेकेड जो है वो नेक वाली मुर्गी थी, जिसको हम फिर वो टर्डी मुर्गी भी कहते हैं, तो ये इन सारों की हम फिर दोबारा से फार्मिंग कर रहे हैं। हम बटेर की फार्मिंग कर रहे हैं, उसमें बटेर की हम बड़ी कामयाब फार्मिंग कर रहे हैं। उसमें अभी हम तीतर पे फार्मिंग करने का सोच रहे हैं कि हम तीतर पे भी फार्मिंग करें, और उसके साथ साथ हमने नई ब्रीड इंट्रोड्यूस कराई है। पहले तो ये डोकी, मिस्री, फयूमी, ये जो मिस्री इजिप्शियन जो हमारे पास ब्रीड थी, अंडों के लिए हम इसको पालते थे, लेकिन उसका गोश्त इतना खाने के काबिल नहीं था। उसमें हम कुछ और ब्रीड्स हमने ऐड किए हैं। उसमें आस्ट्रोलॉप है जिसने पूरी दुनिया में रिकॉर्ड कायम किया हुआ है, सबसे ज़्यादा अंडे देने का आस्ट्रोलॉप को हम कर रहे हैं। हम उसमें प्लाई माउथ जो है उसकी कंजर्वेशन कर रहे हैं, उसका भी हमने पूरा सेटअप बना लिया है। ससेक्स है, हम उसको ले आ रहे हैं। ब्राह्मा है, उसको ले आ रहे हैं। एक अपना बफ है जो कुचिन बफ है, हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी नई चीज़ें हैं जो हम इसमें ला रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। सर आपकी बड़ी मेहरबानी, और वक्त बे वक्त हम आपके डिपार्टमेंट और इस पे बात करते रहेंगे। नाजरीन, अपने प्रोग्राम पसे आईना का वक्त पूरा होता है। आने वाले प्रोग्राम में एक नया इशू लेके आएंगे। तब तक अपने मेज़बान गुलशन शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह वाही।